Hello guys, I welcome you all on The Catalyst and today we will discuss 12th अगस्त करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स पर आने से पहले हम लोग बात करेंगे टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड दैट इज़ इंटरनेशनल यूथ डे, या आप कह सकते हैं वर्ल्ड यूथ डे। हम लोग 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और भारत में हम लोग युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो 12 जनवरी को क्यों करते हैं इंडिया में? बिकॉज ऑफ आर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी स्वामी विवेकानंद, उनका जन्म दिवस जो है वो 12 जनवरी को है। इंटरनेशनल यूथ डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मिनिस्ट्रियल ऑफ यूथ है, जिसका एक मीटिंग हुआ था लिस्बन में। लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। तो यहां पर जो मीटिंग हुआ था उसके बाद 1999 से हम लोग रेगुलरली इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 अगस्त को। और इस बार जो 12 अगस्त जो कि 2021 का इंटरनेशनल यूथ डे का थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। हम जो युवा हैं वो ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं, और इसीलिए ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ, साथ ही साथ प्लैनेटरी हेल्थ की बात करें तो एनवायरमेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो ये सब संभव होगा युवाओं की मदद से। भारत भी बहुत बड़ी युवा आबादी वाला देश है, तो हमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड और साथ ही साथ में एनवायरमेंट, वी शुड बी अ लीडर, है ना। हम लोग इस दिशा में एक लीडर के तौर पे काम करना चाहिए और वी शुड मूव इन ए न्यू डायमेंशन जिसमें हम लोग प्लैनेटरी हेल्थ को फोकस करें। तो यहां पर सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट पासेस बिल ऑन ओबीसी लिस्ट। तो आपको याद आ रहा होगा ओबीसी की लिस्ट पर जो संविधान संशोधन किया गया था 2018 में, 102वां संविधान संशोधन, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। और वो परिवर्तन क्या है कि उस संविधान संशोधन में राज्यों को ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास जो लिस्ट है, या यूं कह लीजिए इनका इन जनरल हम लोग कहते हैं सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनकी लिस्टिंग करने का पावर किसके पास नहीं था? राज्यों के पास नहीं था। केंद्र तो अपनी एक लिस्ट तैयार कर सकती थी। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र ने मराठी लोगों को अदर बैकवर्ड क्लास कंसीडर करके और उनके लिए कुछ करना चाहा, तो उसके लिए रिट पिटीशन लग गई। और संविधान के अनुसार चूंकि मराठाज आर नॉट इन द लिस्ट ऑफ स्टेट, ओबीसी की कोई लिस्ट में नहीं है, तो वो कैसे कर सकते हैं? और इसीलिए कुछ एमपीज, अलग अलग एमपीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के, बीजेपी के एमपीज, इन्होंने बोला कि हाँ भाई देयर शुड बी एन अमेंडमेंट और राज्यों को भी ये ताकत मिलनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये पूरा जो है, और सबसे खास बात, रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है और ये पारित हो गया है, लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में हो गया। नाउ इट नीड ओनली द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की ही कंसेंट की आवश्यकता है। यूनानिमसली मतलब सर्वसहमति के साथ में बिल पारित हो गया। वैसे भी कोई भी पार्टी क्यों ओबीसी को नाराज करना चाहेगी? तो देखिए, पेगासस जैसा जो मानसून सत्र को खराब करने वाला एक पेगासस जो कांड चल रहा है, काफी हद तक सही भी है वो लोग जो कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी पार्लियामेंट नहीं चल रही है, उसके बावजूद ये बिल पास हो गया। तो आप देख लीजिए कि जहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि नहीं ये बिल तो पारित करना चाहिए, तो वो वहां कंसेंसस दिखाते हैं, अपनी सर्वसहमति दिखाते हैं। तो ये पूरा जो सिनेरियो है एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। So Parliament passed constitutional amendment aimed at restoring the rights of states. राज्यों के जो अधिकार है उनको फिर से रिस्टोर किया गया है, यूनियन टेरिटरीज के अधिकार को, और राज्य और यूटीज अपने स्वयं के सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस की एक पूरी एनलिस्टिंग बना सकते हैं, जिन्हें कॉमनली यही जो SEBC को ही कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। In May, while scrapping the separate quotas of Maratha community in Maharashtra, मई में जो स्क्रैप कर दिया गया था, द सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड दैट
सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन लगी थी 2018 के अमेंडमेंट के अनुसार, चूंकि उनकी कोई लिस्ट नहीं बना सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई कर सकती है एसईबीसी को। जो नियम है, देखिए जुडिशरी नियम कायदों के हिसाब से चलती है, तो यहां पर फिर एक प्रेशर आया और गवर्नमेंट ने इसमें संशोधन किया। इज इट क्लियर? तो 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके तहत आपको याद आ रहा होगा 338B, जिसमें कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना, 342A और 342 के बाद 342A इसमें ऐड किया गया, वॉज रिलेटिंग टू गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा मिल गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इफेक्टिवली स्ट्रक ए ब्लो टू द ऑथोरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसने क्या किया, राज्यों के पास भी ताकत होनी चाहिए थी, उसको पूरा स्ट्रक डाउन कर दिया था, वापस से रिस्टोर कर दिया है। इज इट क्लियर? सो इन आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लासेस प्रोवाइड देम विद रिजर्वेशन बेनिफिट, ताकि रिजर्वेशन बेनिफिट राज्य अपने लेवल पर जो किसी को मदद करना चाहें वो कर सकते हैं। सो द बिल प्रोवाइड दैट प्रेसिडेंट में नोटिफाई द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल प्रोवाइड करता है राष्ट्रपति नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एसईबीसीज को। दिस सेंट्रल लिस्ट विल प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यह बिल ये भी इनेबल करता है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट, तो स्टेट अपनी भी बना सकते हैं, पहले केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट थी उसके बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती थी। सो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के क्लासेस के लिए अब जो है ये राज्यों को भी ताकत मिल गई है। दिस लिस्ट मस्ट मेड बाय लॉ एंड मे डिफर फ्रॉम सेंट्रल लिस्ट। तो ये जो लिस्ट होगी, जो सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट है, हो सकता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में लिस्ट अलग हो, साउथ तमिलनाडु वगैरह में। तो इसकी मदद से क्या होगा, चूंकि देखिए सेंट्रल लिस्ट के अंदर सभी को कवर नहीं किया जा सकता, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है, ओबीसीज है, तो उनके लगभग 671 कास्ट जो है कंट्री में वुड गेट बेनिफिट इट एंड रिस्टोर द स्टेट्स राइट टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट। तो वो अब लगभग 671 जो कास्ट हैं डिफरेंट, उन सभी को इसमें मदद मिलने वाली है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 127 ये आपको याद रखना है, और यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक दर्जा है 338B और साथ ही साथ में 342A और ऐड किया गया है, ठीक है, ये बात याद रखनी। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल एक एंटी ट्रस्ट ट्रायल चल रहा है बिग टेकीज पर, और ये बिग 4 कंपनीज का आपने जरूर नाम सुना होगा। बिग 4 कौन है? ये बिग 4 फेसबुक, गूगल, अमेजॉन एंड एप्पल। अमेजॉन एंड एप्पल, दीज 4 ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका की इतनी बड़ी, टू बिग टू फॉल, ये इतनी बड़ी हो गई है कि ये कभी गिर नहीं सकती हैं, और अच्छी बात है ना गिरे, लेकिन ये क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फेसबुक का एग्जांपल ले लीजिए। फेसबुक ने अपने जो सबसे प्रबल कॉम्पिटिटर्स थे, व्हाट्सएप को परचेज कर लिया, इंस्टाग्राम को परचेज कर लिया, अमेरिका में ये सारा एक्विजिशन हो गया। यूरोपियन यूनियन इसको आज भी अलग अलग एंटिटी के रूप में मानती है, क्योंकि ये अपने आप में एंटी ट्रस्ट में आता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन खत्म कर रहा है। फेसबुक ने उन्हें अपने अंदर मिला लिया, जो कभी उससे कंपटीशन करते, मोनोपोली हो जाएगी, और मोनोपोलाइज्ड इकोनॉमी, बहुत ही मोनोपोलाइज्ड कोई भी टेक कंपनीज है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए क्या है, यहां पर आवश्यकता थी कि एंटी ट्रस्ट ट्रायल चले इनके अगेंस्ट, और जो बाइडेन इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। और मैंने आपको एक बहुत ही चर्चित शख्सियत लीना खान के बारे में भी बताया था, याद आ रहा है आपको? 32 ईयर ओल्ड लीना खान, जो कि बहुत ही एक्सेसिवली और वी कैन से एंथुजियास्टिकली एंटी ट्रस्ट ट्रायल के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो ये बिग टेकीज कंपनीज हैं। तो यूएस गवर्नमेंट, एक तो यूएस गवर्नमेंट, और आपको पता है कि वहां पे डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हैं, तो 48 स्टेट्स एंड टेरिटरीज ने, फेसबुक ने जो इलीगल कंपटीशन को क्रश करने के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का जो एक्विजिशन, अधिग्रहण कर लिया है,
ये कंपटीशन को खत्म कर रहा है। व्हाट आर द चार्जेस, और यहां पर एंटी ट्रस्ट लॉ होता क्या है भाई, सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में इंटरनेशनली। यूरोपियन यूनियन तो आज भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक को सेपरेटली देखती है, भारत के अंदर ऐसा नहीं है। वहां पर जो डेटा प्रोटेक्शन बिल, इंटरनेट लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं यूरोपियन यूनियन से, राइट। अमेरिका में इसका अधिग्रहण हो गया है, लेकिन यूरोप में इसे ये लोग मानते ही नहीं है इस चीज को, ठीक है, इस एक्विजिशन को। एंटी ट्रस्ट लॉ आर रेगुलेशन दैट मॉनिटर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन बिजनेस, making sure that healthy competition is allowed to flourish and economy can grow। तो यहां पर जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो हो सकता है स्टार्टअप के रूप में बहुत तेजी से उभर कर सामने आए, उनको पहले से परचेज कर लेना, या फिर परचेज नहीं करना तो उस कंपनी के जो अदर वेंडर्स होते जो इसको सपोर्ट करेंगे उनकी जड़ों को ही काट देना, मतलब उनसे कांटेक्ट करने को मना कर देना। मान लीजिए फेसबुक ऐसा कर रहा है, तो ये सब जो चीजें हैं वो है एंटी ट्रस्ट, ठीक है। तो यहां पर कंपटीशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है और मोनोपोली ना हो जाए। व्हाट आर द चार्जेस, द बेसिक चार्जेस इज दैट द फेसबुक इन फियर ऑफ कंपटीशन, फेसबुक को डर था कि कंपटीशन होगा, प्लेस बाय द एंटी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी प्लेबुक, तो उसने इस प्रकार से एंटी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी अप्लाई की। इट आइदर बायज पोटेंशियल कॉम्पिटिटर, या तो ये पोटेंशियल कॉम्पिटिटर को खरीद लेते हैं, या फिर कट ऑफ फ्रॉम द एक्सेसिंग इट्स लार्ज प्लेटफॉर्म, या फिर क्या करते हैं, इनका जो एक लार्ज प्लेटफॉर्म है, मतलब फेसबुक के ऊपर आप इंस्टाग्राम की कोई चीज शेयर नहीं कर सकते। मुझे पता है आप बोलेंगे सर क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल कर सकते हैं, आज की तारीख में आप बिल्कुल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम तो इवन सीधा ऑप्शन देता है, फेसबुक सीधा ऑप्शन देता है कि क्या आप इसे इंस्टाग्राम पर भी शेयर करना चाहते हैं। लेकिन यदि इंस्टाग्राम के ओनर ने मना कर दिया होता कि हम फेसबुक के अंदर मर्ज नहीं होंगे, उस केस में फेसबुक जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म जो ये शेयरिंग होता है उसको बैन कर देते हैं, और ये क्या है, एंटी कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये जो जुकर्सबर्ग के ऊपर आरोप लगे, इसी प्रकार से एंटी ट्रस्ट लॉ जो है अमेजॉन के ऊपर चल रहे हैं, एप्पल के ऊपर चल रहे हैं, है ना, और गूगल पर चल रहे हैं। तो ये है बिग फोर कंपनीज। तो यूरोप and US especially have moved against these technological companies, not just on antitrust charges but also case involving violation of privacy, प्राइवेसी का भी हनन कर रही है ये। तो ये जो बिग टेकीज कंपनी है, ये आपको जरूर याद रखनी है। यहाँ पर सभी के व्हाट्सएप, फेसबुक, याहू, पिनर पोस्ट, यूट्यूब जो गूगल का हिस्सा है, टेलीग्राम, राइट, है ना, तो ये सभी आपको याद रखने। यूएस में ये एंटी ट्रस्ट किन किन कंपनीज पर चल रहा है, बिग फोर कंपनीज कौन कौन सी हैं, जरूर याद रखना। गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इनमें नहीं है, देख लीजिए। एंड सॉट टू नो इफ दे हैड बिकम टू बिग टू फेल एंड इफ दे वर स्टिफलिंग द कंपटीशन एंड अदर स्मॉलर कंपनीज। तो ये ठीक नहीं होगा क्योंकि फिर लॉबिंग बहुत अच्छी खासी होने लगती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, कई बार बैंक्स के लिए भी ये बात बोली जाती है, इकोनॉमी में बैंक्स के लिए क्या बोला जाता है भाई, कि टू बिग टू फेल। कई बार ऐसे, जैसे एसबीआई बैंक है भारत के लिए, टू बिग टू फेल का टैग इसको भी है, टू बिग टू फेल। क्यों, इतना अधिक बड़ा है कि ये फेल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी पूरे भारत की। तो इसीलिए क्या होगा, इतने लार्ज स्केल पर कभी भी कोई टेक्नोलॉजिकल क्रैश आया तो बहुत बड़ा मार्केट डूम देखने को मिलेगा। और इसीलिए क्या है, ये सभी कंपनीज अभी लेंस में हैं। तो यहां पर एंटी ट्रस्ट ट्रायल अभी चल रहे हैं, और भारत में, इंडिया में भी सिनेरियो आपको जरूर पता होना चाहिए कि वेरियस एंटी ट्रस्ट प्रॉब इज गोइंग अगेंस्ट गूगल इन इंडिया। गूगल भी इसी प्रकार के काम भारत में कर रहा है। ऑफ लेट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रेज्ड इट्स इश्यू विद गूगल कमर्शियल फ्लाइट सर्च ऑप्शन। तो गूगल अपने कमर्शियल फ्लाइट ऑप्शंस डोमिनेंट पोजीशन इन सर्च मार्केट प्लेस, अपनी सर्चिंग के मामले में आपको पता होगा, हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो वही चीज रिफ्लेक्ट होती है, और वो अब्यूज करता है डोमिनेंट पोजीशन। और यहीं पर एंड्रॉइड फोन पूरा गूगल का है, स्मार्ट टेलीविजन मार्केट, तो क्योंकि एंड्रॉइड बेस्ड आजकल टेलीविजन भी आ रहे हैं, तो अपने आप में क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट ऑन डिमांड, आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया, प्रोडक्ट ऑन डिमांड आपको एडवर्टाइजमेंट दिखने लग जाएंगी,
राइट। और ये क्या है, अपने आप में अपने मार्केट को इतना बड़ा कर लेना कि हर चीज आप ही दिखा रहे हैं और वो मजबूरी है कि यूजर को वो देखना पड़ेगा। तो भारत में जो कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी, सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यहां पर इनको रेगुलेट करने का काम करता है। इस प्रकार के लॉ सूट में द बिग टेकीज कंपनीज आर लाइकली टू कम अंडर द मोर स्क्रूटनी फ्रॉम द रेगुलेटर। तो सीसीआई यहां पर क्या है, तो यहां पर देखिए इंडियन कंपटीशन पॉलिसी हैव इंप्लीमेंटेड वाया कंपटीशन एक्ट 2002 विच establishes a competition commission of India to prevent anti-competitive practices, promote such competition, protect the interest of consumer and ensure freedom of trade। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये साहब भी। इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इसका ध्यान रखना कि कोई चीज कंज्यूमर के इंटरेस्ट में है या नहीं है। अब आजकल क्या हो रहा है, गूगल प्रीमियम आप लोग सभी देख रहे होंगे, गूगल प्रीमियम। और गूगल प्रीमियम में क्या है कि यदि आप उसको लेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं दिखेगी, वरना आजकल 2-2 3-3 एडवर्टाइजमेंट आ रही। तो ये क्या है, नाउ इट बिकेम आर वी कंपेल टू वॉच दीज एडवर्टाइजमेंट्स, है ना। तो ये आपको समझना होगा कि ये अपने आप में कंपटीशन को कम करने का और इतना लार्ज स्केल पे चले जाते हैं। और इसी के लिए अमेरिका में क्या चल रहा है, जो बाइडेन के प्रशासन में जो लीना खान है, शी इज लीना खान 32 ईयर ओल्ड एंड चेयर ऑफ द फेडरल ट्रेड कमीशन इनक्यूम्बेंट। तो अभी अभी ये बनी है, राइट, जून 15 2021 में। तो लीना खान जो है 1989 बॉर्न है, फेडरल ट्रेड कमीशन की चेयरपर्सन बन गई हैं ये लॉ इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिखाए। और एंटी ट्रस्ट एंड कंपटीशन लॉ इन यूनाइटेड स्टेट्स जो कि 4 बिग टेकीज कंपनी के लिए चल रहे हैं। और प्रेसिडेंट ने इन्हें अपॉइंट किया है जो बाइडेन ने इन मार्च 2021 एंड हैड सर्व सिंस जून 15 से ये सर्व कर रहे हैं, इनको अपॉइंट कर लिया था और सर्व कब से कर रही हैं, ये जून 15 से लगातार सर्व कर रही हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इसीलिए मैंने आपके साथ कवर की। मैं रेगुलर बेसिस पर इस प्रकार की स्टोरी जरूर कवर करूंगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी ट्रस्ट ट्रायल लॉ ये आपके जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। एमसीक्यूज करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को और भी देख लिया जाए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग आ गए हैं डॉक्टर, लेट मी चेंज द स्लाइड, आई थिंक आपको दिख रहा है, यस। तो देखिए, डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितना बताया, ये आपको नंबर्स स्टैटिस्टिक्स के रूप में जरूर याद रखना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए। और इंडिया में क्या पोजीशन है, प्रति 1456 व्यक्ति 1456 डॉक्टर इज 1। तो अपने आप में ये भयावह है ना। भारत में हेल्थ इंडिकेटर्स को डिक्टेट कर रहा है। इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ अचीविंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड रेशियो बाय 2024। तो हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट करके 2024 तक उम्मीद है कि हम ये सब कवर कर लेंगे। नंबर ऑफ द बेड्स फ्रॉम 11 लाख टू 22 लाख। इस पेंडेमिक के दौरान अभी बेड की संख्या बहुत अच्छी खासी बढ़ गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। भारत में इसके लिए आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना जैसे प्रोग्राम्स को फोकस किया जा रहा है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, ठीक है। हमने रिसेंटली, आपको याद आ रहा होगा, ग्रीस का जो ईविया आइलैंड है, नॉर्दर्न टिप जो है उसकी, वहां पर लगातार वाइल्ड फायर मतलब आगजनी होती जा रही है। नेचुरल कॉज है, ये नेचुरल कॉल है अपने आप में। दिस इज द वी कैन से, ये जो सीवियर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका एक हिस्सा है। तो वाइल्ड फायर जो है या बुश फायर ऑस्ट्रेलिया में आपको याद आ रही होगी, और पूरे पृथ्वी का कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कोआलाज और कंगारूज आपने देखा होगा किस प्रकार के देवर बर्न्ट, किस प्रकार से वो पूरी तरह से जल गए थे। तो फॉरेस्ट ग्रासलैंड में ये आग लग जाती है और इसके कारण क्या है, नॉर्मली क्या होता है, ड्राई सीजन, हॉट सीजन, और वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट है मेडिटेरेनियन सी में कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। क्योंकि आपको पता होगा अभी जो समय चल रहा है दोस्तों, आपको पता है ये है एक्चुअल में अगस्त चल रहा है। अगस्त में भारत में होती है रेनफॉल मानसून के कारण। जुलाई, अगस्त, सितंबर में भारत में रेनफॉल होती है।
लेकिन यहां पर मेडिटेरेनियन के आसपास के जो देश है भूमध्य सागर वाले रीजन में, यहां विंटर में रेनफॉल होती है, इसीलिए अभी बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और वहां पर वाइल्ड फायर्स लगातार बनती चली जा रही है। इज इट क्लियर? ड्राई लीव, श्रब्स, ग्रास, डेड वुड्स इजीली कंबस्टिबल एंड इजीली इग्नाइट, तो वो आसानी से जल रहे हैं ड्राइड होने के कारण। इग्निशन कैन आइदर हैपन नेचुरली, इग्निशन या तो प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है या फिर आकाश की स्ट्राइकनिंग या ट्रिगरिंग एक्सीडेंट और इंटेंशनली यदि आग लगा दी जाए तो। ये डायग्राम क्या है मैं भी आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि इसका एक पॉइंट आने दीजिए। सच फायर टिपिकली कम टू एंड व्हेन देयर इज नो मोर वेजिटेशन, इस प्रकार की आग तब खत्म होती है जब कोई वेजिटेशन बचती ही नहीं है, तब ये जाके खत्म होती है। टू बर्न बिकॉज ऑफ रेन, तो फाइनली क्या है, ये रेन या फिर बरसात के कारण ये खत्म हो पाती है। तो इम्पैक्ट क्या है, एज फायर बर्न थ्रू वेजिटेशन, फॉरेस्ट, स्मोक, कार्बन आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, तो कार्बन क्या है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। बट द फायर ऑल्सो रिलीज न्यूट्रिएंट। देखिए आपने एक बात जरूर सुनी होगी, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप पैटर्न सुना होगा, स्लैश एंड बर्न, सुना है जरूर। स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या है कि जैसे ही पुराने आदिम समय से लोग, और स्पेशली आज भी नॉर्थ ईस्ट में ये सब चलता है कि जहां पर हमने खेती कर ली उसके बाद उस सभी एरिया को जला दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्दी न्यूट्रिशन सॉइल को मिल जाता है और वो इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए मदद करता है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है आपको मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित है ये। सो प्लांट जर्मिनेशन, सॉइल एनहांसमेंट, उसकी ह्यूमिडिटी वगैरह को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस प्रकार से वाइल्ड लाइफ का फायदा है, लेकिन लार्ज स्केल पर यदि वो लैंड ही डेजर्टेड हो जाए, राइट, सभी जर्मिनेशन सीड्स वगैरह ही खत्म हो जाए, तो अपने आप में ये आप समझ सकते हैं कि कितने सारे स्पीशीज यहां मारे जाएंगे। द साइज ऑफ द वाइल्ड फायर डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वेजिटेशन, की वेजिटेशन क्या है, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। सम अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस वाइल्ड फायर आर वेदर इवेंट सच एज फ्रिक्वेंट हीट वेव्स, कई बार फ्रिक्वेंट हीट वेव है, एक्सट्रीम रेनफॉल भी इसका एक कारण है, अभी बताऊंगा क्यों है ये, और राइजिंग सी लेवल, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, उससे भी इस प्रकार के जो है इवेंट्स होते हैं। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, आपको पता होगा जब ये पृथ्वी पर एक लिक्विड गोला था, बाद में सॉलिड हुआ, रॉक्स बने, तो पहले बेयर रॉक थे, फिर क्या हुआ, टेम्परेचर, हीट, टेम्परेचर डिफरेंस और उसके कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स, बहुत सारे की चट्टानें बनी। पहली बार लाइकेन आया, लाइकेन के बाद स्मॉल एनुअल प्लांट लाइकेन आए, ग्रासेस आना स्टार्ट हुआ। तो ये थी प्राइमरी सक्सेशन की पहली बार पृथ्वी पर ये जो फ्लोरा है उत्पन्न होना शुरू होती है। फिर इंटरमीडिएट में क्या होता है, ग्रास, श्रब, शेड इंटॉलरेंट ट्री सच एज पाइन, पाइन का मतलब जो लताएं वगैरह, बेल वगैरह आई। फाइनली एक सघन बायोडाइवर्सिटी क्लाइमैक्स, सबसे शिखर वाली। तो ये तीनों स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए इकोलॉजिकल सक्सेशन में। प्राइमरी स्पीसीज क्या है, जो शुरुआत हुई जिनसे, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती और क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब कई बार क्या होता है, ये स्पीशीज बहुत ज्यादा घनी हो जाती है, तो जब ये बर्नआउट हो जाता है वाइल्ड फायर के कारण, तो नई स्पीसीज को बनने को मौका मिलता है, और यही इकोलॉजिकल सक्सेशन है कि लगातार अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों का सक्सेशन होता रहे। जैसे अभी द्विपत्र बीजी, एक पत्र बीजी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म लेवल के प्लांट्स आ चुके हैं। एक समय था जब केवल फर्न हुआ करते थे, है ना। डू यू नो व्हाट इज फर्न, फर्न क्या होते हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन आता जा रहा है लगातार। कई बार क्या होता है, ये तो मैंने बात कर ली वाइल्ड फायर और ईविया नाम के लैंड पर ये हुआ। ज़ॉम्बी फायर क्या होता है, देखिए क्या होता है, कई बार प्रीवियसली ग्रोइंग सीजन में जो आग लगी है, आपको मैं एक बेहतरीन उदाहरण देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। आप में से कितने लोगों ने कंडों को जलते हुए देखा है, कंडों का मतलब होता है जो काऊ डंग होता है उनको जलते हुए देखा है आपने, उनसे जो अंगारे बन जाते, मान लीजिए अंगारे बन गए, राइट। अब इस पे मैंने क्या कर दिया दोस्तों, राख लगा दिया। राख जो होती है ना, फ्लैश जो है ना, राख जो होती है, राख का मतलब होता है जो
जो एशेज, ऐश है, ऐश, ठीक है, ऐश जो है, एशेज, तो राख इसके ऊपर हमने लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। ये अंगारे आने वाले कई कई दिन और कई कई महीनों तक धधकते रहेंगे यदि इनके ऊपर राख है, ऐश है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, पहले जो कोई फायर लगी होती है आग, दैट कैन स्माउल्डर अंडर द ग्राउंड, जो कि धरती के अंदर अभी भी है, विच मेड अप कार्बन रिच पीट, तो ये क्या कर लेती है, कार्बन रिच पीट बना देती है। और व्हेन, जब भी वेदर, जब भी मौसम गर्म होता है, तो ये आग फिर से रीइग्नाइट हो जाती है। समझ में आई बात आपको, पुनः आग का बन जाना, क्योंकि पहले भी आग लगी थी। ये होती है ज़ॉम्बी फायर। ज़ॉम्बी का मतलब आपको पता होगा, जो मेल घोस्ट होते हैं, मेल घोस्ट को क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बी। तो ये रीइग्नाइट हो जाती है। इज इट क्लियर? तो कुछ इस प्रकार से सारा खेल होता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ज़ॉम्बी फायर्स आपको जरूर पता होना चाहिए। आर्कटिक ठंडे रीजन में, परमाफ्रॉस्ट रीजन में भी ऐसा हो जाता है कई बार, मॉस, ग्रासेस, लाइकेंस, वहां पर बर्फ के समय में भी इस प्रकार की कई बार आग देखने को मिल जाती है। देख लीजिए, नियरली ऑल दिस ईयर द फायर इनसाइड द आर्कटिक सर्कल, तो आर्कटिक सर्कल देखिए कितना ठंडा है, वहां पर भी कंटिन्यूस परमाफ्रॉस्ट है, विद हाफ ऑफ द बर्निंग ऑन एक्सीडेंट कार्बन रिच पीट सॉइल। तो यहां पर कार्बन रिच पीट सॉइल, पीट क्या होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्कटिक फायर रीजन, वहां पर भी क्या है, देखिए परमाफ्रॉस्ट जो रीजन है ना, जहां वाटर है, उसमें ये क्षमता होती है कि ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, अल्टीमेटली ये बर्निंग में मदद करेगी। और इसीलिए क्या होता है, आर्कटिक रीजन में भी आजकल क्या है, परमाफ्रॉस्ट रीजन में भी फायर देखने को मिल रहा है। तो बात करेंगे पीटलैंड की। पीटलैंड क्या है, पीटलैंड आर द वेटलैंड, ये दलदली इलाके होते हैं, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय वाटरलॉग ऑर्गेनिक सॉइल मेड ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट, जहां पे मृत पेड़ पौधे होते हैं पानी में, ठीक है, ओवर मिलेनिया बहुत से होते हैं, दे कैन बी अप टू 60 फीट 18 मीटर्स तक हो सकते हैं, थिक एंड बीइंग पार्शियली सबमर्ज्ड इन ऑक्सीजन डिप्लीटेड। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, कमी होना, ऑक्सीजन की कमी वाले, तो वो जो है ये पूरे जो वेटलैंड होते हैं, पीटलैंड, इस प्रकार के पीटलैंड का बेस्ट एग्जांपल आपको अफ्रीका में मिलेगा, अफ्रीका में। और यहां पर क्या है, कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये बर्न होना शुरू कर सकते हैं। पीटलैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजी। अगला सेक्शन है, तो आपको क्या क्या कवर हो गया है, वाइल्ड फायर्स क्या होते हैं, ज़ॉम्बी फायर्स क्या होते हैं, और अभी जो आर्कटिक फायर है वो क्या है। ये तीनों पॉइंट आपको एक बेसिक समरी के तौर पे कवर हो गए। चलिए, अब बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नोटिफाई की है माइनॉरिटी कम्युनिटीज एट नेशनल लेवल अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करती है माइनॉरिटी कम्युनिटी को। कुल कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटी है भारत में, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज। कौन कौन सी है भाई, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, पारसी और रिसेंटली एडेड वर जैन। गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है एनएमसी एक्ट 1992 टू कॉन्स्टिट्यूट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, और यहां पर इस प्रकार से एक नेशनल कमीशन बनाया इनके लिए। द टर्म माइनॉरिटी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, फिर भी जब हम लोग माइनॉरिटी की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये टर्म रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात कर रही होती है, जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटी के दीज 6 रिलीजन, ठीक है, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट एंड। तो सेक्शन 2 में ये याद रखना कहां पर नोटिफाइड है माइनॉरिटीज, सेक्शन 2 में एनसीएम के, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी के अभी मंत्री कौन चल रहे हैं भाई, बताया था मैंने आपको, जो मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है, वो चल रहे हैं बहुत समय से, लंबे समय से। नोटिफिकेशन ऑफ एनी कम्युनिटी स्पेसिफिक टू स्टेट एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज विद इन द स्टेट कम अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट कंसर्न। तो जो स्टेट की माइनॉरिटी है वो स्टेट के कंसर्न में आएगी। यहाँ पर आपको ये पता होगा कि आर्टिकल 25 सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो अपने कॉन्शियंस, अपने चेतन से राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन, किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, उनको पूरी छूट है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है। फोर्सफुली हाँ जरूर नहीं मनवाया जा सकता। 26 राइट टू एवरी रिलीजन और एनी सेक्शन टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस
मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर, वो लोग अपने अफेयर्स को, रिलीजियस अफेयर को मेंटेन करें, मैनेज करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही अच्छी फ्रीडम भारत में दी हुई है, रिलीजियस फ्रीडम भी है भारत में। 28 जो है आर्टिकल वो कहता है पीपल्स फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्कशिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे मदरसास चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, है ना, पूजा अर्चना भी हो सकती है, वर्शिप भी है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होती है? लिंग्विस्टिक में जो भाषाई आधार पर हैं और इसीलिए डिस्टिंक्ट जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है कहीं फिक्स जगह स्थान की, तो उन्हें भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप नीड टू बी वन ऑफ द 22 लैंग्वेज मेंशन इन दी 8th शेड्यूल। तो वो लैंग्वेज किस में बिलोंग करनी चाहिए कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दी जाए? 22 जो भाषाएं उनमें से कोई एक होनी चाहिए, राइट। तो आप मुझे लिस्ट बता दीजिए ऑल द 22 लैंग्वेज, कब कब अमेंडमेंट करके कब कब लैंग्वेजेस ऐड की गई, और ये शेड्यूल किस शेड्यूल में मेंशन्ड है, ये आपको बताना है मुझे, जो 22 लैंग्वेजेस है, राइट। तो यहां पर ऑलरेडी गिवन है, देख लीजिए 8th शेड्यूल, आई थॉट नॉट गिवन हियर, 8th शेड्यूल। ठीक है, आपको बताना है कब कब किस किस में संशोधन हुआ, ये सब भी आपको बताना है। At the state level mean any group of people whose mother tongue are different from the principal language or state. तो linguistic minority are identified by the respective state. Respective state को में हो सकता है linguistic minority हो, ठीक है, तो उन्हें ये प्रोवाइड किया जाता है ताकत की भाई उनको एक अलग पहचान है। तो यहाँ पर देखिए स्टेट लेवल पर मीन एनी ग्रुप ऑफ पीपल हुज मदर टंग आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल लैंग्वेज, कि जिनकी मातृभाषा ओरिजिनल मेन लैंग्वेज जैसे हिंदी से अलग हो, तो उस ग्रुप को जो है ऐसा नहीं होगा कि उनको कोई इम्पार्शलिटी की जाएगी। वैसे डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर भी इस प्रकार का नियम है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर आइडेंटिफाइड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटीज, और यहां पर आर्टिकल 350B इंसर्टेड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 टू प्रोवाइड स्पेशल ऑफिसर, यहां पर एक स्पेशल ऑफिसर प्रोवाइड किया जाएगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए डेडिकेटेड एक ऑफिसर होगा। स्पेशल ऑफिसर वुड investigate all the matters relating to the safeguard and provided for the linguistic minority under the constitution। तो जो भी सेफगार्ड इनको प्रोवाइड किए गए हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम करेगा। तो कॉमन प्रोविजन क्या क्या है भाई? आर्टिकल 30, आर्टिकल 29, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडिया विद ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ओन टू कंजर्व इट, तो वो अपनी भाषा, स्क्रिप्ट, लिपि इत्यादि को, सभ्यता को, है ना, उसे कंजर्व मतलब कि रक्षित कर सकते हैं। इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, धार्मिक और भाषाई आधार पर जो माइनॉरिटी है उनको प्रोटेक्शन है। ये सब आर्टिकल 29 में दिया है। Also, Supreme Court held that the scope of article include minority as well as majority as the word section of citizen is used। तो ये भी अपने आप में सेक्शन का मतलब एक वर्ग है, नागरिकों का एक वर्ग है ये, और उसको जो है इस प्रकार से इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 30 क्या कहता है? All the minority shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। तो वो एस्टेब्लिश बना सकते हैं, एडमिनिस्टर मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार से जो भी माइनॉरिटीज हैं। प्रोटेक्शन अंडर 30 इज टू कन्फाइन ओनली टू माइनॉरिटी, डज नॉट एक्सटेंडेड टू एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। तो ये केवल माइनॉरिटी को दिया गया, सबको नहीं दिया गया। ठीक है, एज अंडर द आर्टिकल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको सभी याद रखने हैं। अब हम लोग आ रहे हैं आज के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वी विल डिस्कस दैट। तो ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है एंड दैट इज व्हाट? आर्टिकल 43B और पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर इन न्यूज टू। ये जो आर्टिकल 43B है,
पार्ट 9th बी है, ये क्यों चर्चा में था? यूनिफॉर्म सिविल कोड के कारण, यूसीसी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इन आर्टिकल्स में मेंशन है, लोकल बॉडी जनरल इलेक्शन के बारे में मेंशन है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मेंशन है? बताइए क्या सही है आंसर? बिल्कुल ठीक है। आपको याद रखना है कि अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए आर्टिकल 19 में भी अमेंडमेंट किया गया, उसमें भी सुधार किया गया, ठीक है, और 9th बी में और पंचायती राज में भी ऐड किया है ना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट बेस के रूप में काम करती है। अभी चर्चा में क्यों था? अभी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई गई और वो राज्यों के अधिकारों का हनन कर सकती है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में चल रही, क्योंकि सेंटर का कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिन पर राज्यों का अधिकार है वो सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगी। नॉर्मली सेंटर के कंट्रोल में 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर जो कॉमन कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, सहकारी समितियां जो होती है, क्या होती है सहकारी समिति? लोग आपस में मिलजुल कर कोई एक समिति गठित कर लेते हैं और अपने ही क्षेत्रीय लोगों को पैसे वगैरह की मदद करते हैं और एक परसेंटेज ऑफ लोन वगैरह, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो भी हैं। अमूल इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि भाई बहुत सारे लोग जिसमें 36 लाख फार्मर्स, उनका दूध मिल्क जो है ना, उनके गाय भैंसों का जो मिल्क है वो वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, और फाइनली क्या है, दे ऑल आर अर्निंग। तो ये एक म्यूचुअल कंसेंसस के साथ में चलने वाला बिजनेस है, सहकारी समितियां। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यहाँ पर आर्टिकल 19th 1C में ये बोला गया था कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यूनियन एटसेट्रा। 43B भी इंसर्ट किया गया। एट पार्ट 9th बी ये सभी इंसर्ट किए गए, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अभी चर्चा में क्यों थी? क्योंकि अभी नया मंत्रालय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। With reference to provision of Constitution of India, consider the following statement. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। संवैधानिक संशोधन का जो प्रोसेस है उसको डील करता है 368, और आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट 2 और मोर स्टेट बाय कंसेंट। यदि कोई ऐसा नियम कानून है, यदि 2 राज्य उसमें सहमति दिखाते हैं तो वो एक कॉमन लॉ के तौर पे काम करेगा। ये है आर्टिकल 252। आपको पूछा गया इनमें से कौन सा सही नहीं पूछा गया है ना, बताइए। क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सो बोथ द स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी को पता है 368 ही संवैधानिक संशोधन के प्रोसेस में, और 252 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 राज्यों के बीच में यदि कंसेंट है, सहमति है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डील विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट। तो यहां पर क्या है, पार्लियामेंट उस पर कोई एक कानून लेजिस्लेट बना सकती है ना, कॉमनली। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नॉट करेक्ट पूछा है, और इसमें कौन सा गलत है? दोनों ही गलत नहीं है, इसीलिए नाइदर 1 नाइदर 2 विल बी द आंसर। तो कई बार आपको ये यहां पर स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इज इट क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट्स यहां पर एब्सोल्युटली क्लियर हैं आपको। चलिए, अभी हाल ही में जो भीमा कोरेगांव केस वायलेंस जो था, हाईलाइटेड द इश्यू ऑफ अंडर ट्रायल। The Bombay High Court had said that speedy trial is a fundamental right. बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है? स्पीडी ट्रायल जो है, त्वरित कार्रवाई की जाए, ट्रायल किया जाए, ये एक आधारभूत अधिकार है। फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली अप्रोप्रिएट इंप्लाई अबाउट द स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग दिस? ए, बी, सी, डी। पॉज कीजिए, बहुत ही ध्यान से प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो करेक्ट आंसर आपको यहां पे बताना है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर।
क्या ये एक सिंपल क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है, बताइए। इज इट अ सिंपल क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन? देखिए आर्टिकल 19 में तो आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4, हाँ बिल्कुल डीपीएसपी पार्ट 4 में है। देखिए यदि स्पीडी ट्रायल नहीं मिल रहा है तो एक्चुअल में व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक जेल में रहना होगा, फंडामेंटल, जैसा भी आपने जो स्टैनले के बारे में केस देखा होगा कि वो जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो अभी तक उनके ऊपर कोई ट्रायल ही नहीं चला और बताइए उनकी मृत्यु हो गई, तो अपने आप में ये केस अपने आप में बहुत ही कंट्रोवर्शियल बन गया। तो आर्टिकल 21 ही वो आर्टिकल है जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी, मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, फ्रीडम गारंटी करता है पार्ट 3 में। बिल्कुल ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि लंबे समय तक वो जेल में ही ना रहे। आर्टिकल 23 से तो कोई मतलब ही नहीं है, आप सोचिए 23 तो राइट टू एक्सप्लॉइटेशन वगैरह, 24 भी नहीं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर। आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, चलिए बी इज द करेक्ट आंसर। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल इज टू इनकलकेट जस्टिस इन सोसाइटी, है ना। जितना जल्दी ट्रायल होगा, जितना जल्दी फैसला आएगा, ये बहुत अच्छी बात है, फैसला जल्दी आना बहुत जरूरी है। इट इज फर्स्ट मेंशन इन द लैंडमार्क बुक ऑफ इंग्लिश लॉ, मैग्ना कार्टा में भी ये बताया था। मैग्ना कार्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद आ रहा होगा, इंग्लैंड में, ठीक है। इन इंडिया इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21, भारत में ये आर्टिकल 21 में कवर्ड है कि भाई नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड बाय लॉ। यदि कोई ऐसे लॉज बनाए हुए हैं उसके अलावा, उसके अतिरिक्त जो है उनकी पर्सनल लिबर्टी को किसी प्रकार का हनन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, हमने डिस्कस किया था न्यू शेफर्ड। कैन यू रिकॉल दैट न्यू शेफर्ड? द न्यू शेफर्ड इज अ रीयूजेबल सबऑर्बिटल रॉकेट। क्या ये सही है स्टेटमेंट? द रॉकेट सिस्टम इज बिल्ड बाय अमेजॉन, बताइए। और यहां पर क्या बोला गया है? विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट हेयर? क्या सही है बताइए? इज इट अ सिंपल क्वेश्चन अगेन? यस इट इज सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हमने रिचर्ड्स ब्रैंसन की बात की थी, वर्जिन गैलेक्टिक की बात की थी, अमेजन की ब्लू ओरिजिन कंपनी की बात की थी। याद आ रहा है आपको ब्लू ओरिजिन? तो यहां पर देखिए न्यू शेफर्ड, ये वो व्यक्ति थे जो अमेरिका, यूएसए के पहले व्यक्ति जो स्पेस में गए वो थे शेफर्ड, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो रीयूजेबल सबऑर्बिटल रॉकेट है और रॉकेट बिल्ड बाय अमेजॉन, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहां पर देखिए बिल्ड बाय ब्लू ओरिजिन, स्पेस में सक्सेसफुली टूरिस्ट को ये लोग लेकर गए, आपको याद आ रहा होगा जेफ बेजोस भी गए थे। न्यू शेफर्ड हैज नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड, जो कि फर्स्ट अमेरिकन थे जो स्पेस में गए। 100 किलोमीटर कारमैन लाइन, याद आ रहा है, कारमैन लाइन को क्रॉस किया, मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वो आपको डायग्राम भी याद आ रहा होगा। सिस्टम इज फुल्ली रीयूजेबल, बार बार इसे रीयूज किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मतलब आप समझते हैं ना, ऐसे एनएसए क्या एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, मतलब देश में कोई खतरा होने वाला है तो किसी व्यक्ति को नजरबंद कर लिया जाए, कैद कर लिया जाए, ऐसा कुछ है क्या? आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज द प्रिवेंटिव डिटेंशन and restriction on personal liberty for reason of state security and public order। public order या फिर state की security के लिए आर्टिकल 20 जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन वहां पर दिया गया। बताइए which statement is are correct here? बताइए। यस, यहां पर एक और बात और आपको याद रखनी है, द क्वेश्चन हैड आस्क्ड करेक्ट। तो देखिए पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट
बिल्कुल यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लॉ है के तौर पे काम करता है, लेकिन ये आर्टिकल 20 नहीं, आर्टिकल 22 है, जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की है। यदि कहीं पर पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी की बात आ रही है तो हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में जो है लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में जेल में कैद कर सकते हैं। तो ये 20 नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। इज इट क्लियर? तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन इन्वॉल्व्स डिटेन्ड और कंटेनमेंट ऑफ ए पर्सन इन ऑर्डर टू कीप हिम हर कमिटिंग फ्यूचर क्राइम, कि भविष्य में वो कोई क्राइम ना करे, एंड और फॉर फ्रॉम एस्केपिंग फ्यूचर प्रोसिक्यूशन कि उनका प्रोसिक्यूशन ट्रायल ना हो। आर्टिकल 22(3) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्टिकल 22(3)(b। आर्टिकल 22(4) क्या स्टेट करता है? नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी ऑथराइज्ड और डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ। 3 महीने से ज्यादा समय तक किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता, अनलेस यदि जो एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज ऑफ एक्सटेंडेड डिटेंशन, कि यदि जो एडवाइजरी बोर्ड बनाई गई है उसकी रिपोर्ट में यदि ना कहा गया हो कि इसको और आगे रखा जाना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, याद रखना, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया। देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था 1978 का, जनता गवर्नमेंट के कार्यकाल में आया था, हैज रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी। तो यहां पर यह बोला गया कि कम भी किया जा सकता है पीरियड ऑफ डिटेंशन को विदाउट ऑब्टेनिंग एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम 3 to 2 month। हाउएवर 3 से 2 भी किया जा सकता है, लेकिन आज भी इसको जो है ना फोर्स में नहीं लाया गया है ओरिजिनल पीरियड, और आज भी ऐसा चलता नहीं है, 3 मंथ ही आज भी कंटिन्यू है, भले ये संविधान संशोधन किया हो। यदि इस पर कोई रिट पिटीशन वगैरह लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट जरूर उसी प्रकार से कार्रवाई करेगा, जैसे अभी हम लोग रिसेंट में देख रहे थे कि मजबूरन फिर सरकार को 127th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा। अगला प्रश्न है आपका, जो डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर अंडर इट्स इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, मतलब जो डेयरी निवेश के प्रकोष्ठ के रूप में डेयरी निवेश त्वरक की स्थापना की गई है, वो किसके तहत की गई है? नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, और नन ऑफ द अबव। बताइए क्या सही है? तो बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न है भाई, डेयरी से रिलेट कर रहा है, तो द करेक्ट आंसर विल बी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए सरकार जो है डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल्स इत्यादि को, है ना, लाइव स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। सो सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। इससे क्या होगा? डेडिकेटेड फोकस होगा प्रमोटिंग एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन डेयरी सेक्टर। इट विल जनरेट अवेयरनेस अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके लिए इन्वेस्टर्स मिल सकेंगे। तो स्कोप जो होगा ना, यहां पर निवेश का स्कोप बड़ा होगा, तो प्रोडक्टिविटी मल्टीपल लेयर में चली जाती है, आपको पता ही है, क्योंकि जहां पर निवेश ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी ज्यादा काम करेगी, तो हम लोग ऑप्टिमली रिसोर्सेज जो लाइव स्टॉक है उनको यूज करना, रियरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड। यहां पर पूछा है पकिड़ी हिल्स, क्या ये गुजरात में लोकेटेड है? अंबुकुथिमाला, क्या ये तमिलनाडु में लोकेटेड है? और माउंट सारामती, क्या ये नागालैंड में लोकेटेड है? बताइए, क्या आपने इनके बारे में सुना है और ये अभी हाल ही में क्यों चर्चा में थी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई दीज आर इन न्यूज? ये चर्चा में क्यों थी, बताइए। यहां पर देखिए, पकिड़ी हिल्स जो हैं ये ओडिशा में आती हैं, और इनको पिकॉक हिल्स भी कहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में मोर है यहां। ठीक है, पिकिड़ी हिल्स जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी करंट अफेयर में चल रहा था, पिकिड़ी हिल्स कहां है, ओडिशा, याद रखेंगे जरूर।
माउंट सारामती, ये बिल्कुल नागालैंड में ही है, माउंट सारामती जो म्यांमार के बॉर्डर से टच्ड है। और अम्बुकुथी माला जो है इट इज इन केरला, राइट। तो लेट मी क्लियर यू, यस, केवल और केवल सेकंड पॉइंट इज करेक्ट हेयर। और देख लीजिए, अम्बुकुथी माला माउंटेन इनसाइड द वायनाड डिस्ट्रिक्ट, वही डिस्ट्रिक्ट जहां से वायनाड से कौन खड़े हुए थे एमपी के रूप में, और जीते भी हैं राहुल गांधी, ठीक है, वायनाड से। और वो जो रायबरेली है, राइट, वहां से हारे, सॉरी माफी चाहता हूँ, रायबरेली नहीं, वहां से तो सोनिया गांधी खड़ी होती हैं। अमेठी से वो हार गए थे। कौन जीती है भाई अमेठी से, बताइए, है ना, शी इज कपड़ा मंत्री, राइट, स्मृति ईरानी। तो केरला, राइट, वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला, ठीक है। माउंट सारामती माउंटेन स्ट्रेडलिंग द बॉर्डर, तो बॉर्डर पर है नागालैंड और म्यांमार के। और पिकॉक पॉपुलेशन बहुत तेजी से बूम की है पिकिडी हिल्स में, याद रखना ओडिशा में है बहुत तेजी से पिकॉक। तो पिकॉक के लिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडियन पिकॉक जिसे पावोक्रिस्टेस्टस कहते हैं, क्या ये भारत का नेशनल बर्ड है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। इट इज लिस्टेड एज लीस्ट कंसर्न बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये लीस्ट कंसर्न है, क्या सही है स्टेटमेंट बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो बोथ द स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों ही सही हैं। सी इज द करेक्ट आंसर हेयर, राइट, सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। सो इंडियन पिकॉक पावोक्रिस्टेटस इज अ कलरफुल स्वान साइज्ड बर्ड विद ए फैन शेप्ड क्रैश्ड फेदर। रेनफॉल में तो आपने देखा ही है ब्यूटी। मेल ऑफ द स्पीसीज आर मोर कलरफुल देन फीमेल, है ना। और ब्रॉन्ज ग्रीन टेल्ड अराउंड द 200 इलोंगेटेड फीदर्स, फीदर्स का मतलब पंख। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया लिस्टेड लीस्ट कंसर्न, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हर जगह ये पाए जाते हैं, भारत में, राजस्थान में, सभी जगह। अगला प्रश्न है, डल इज अ लेक इन श्रीनगर, क्या ये बात सही है? इट इज द सोर्स ऑफ नुब्रा रिवर, क्या ये नुब्रा रिवर का सोर्स रिवर के रूप में है क्या? डल क्या श्रीनगर में डल लेक, बताइए, बहुत ही फेमस लेक है। तो देखिए बताइए क्या सही है। बिल्कुल डल लेक श्रीनगर में है, लेकिन ये नुब्रा नदी का सोर्स नहीं है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। डल इज अ लेक इन श्रीनगर, समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। विंटर कैपिटल तो क्या है? जम्मू है, ठीक है। सो देयर आर टू कैपिटल, वो उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, जम्मू एंड उस समय की भी बात करें, आज भी जो यूटी है उसकी भी बात कर रहे हैं हम लोग। जे एंड के की विंटर कैपिटल जो है वो है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। इट इज एन अर्बन लेक, ये एक अर्बन लेक है, विच सेकेंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है। आपसे मेरा प्रश्न है कि लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी, आपको जरूर बताना है। विच वन इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, बताइए, जल्दी बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये तो। फाइनली वी केम टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामसर साइट्स टोटल कितनी हो गई है करंट में भारत में? मैंने पूरी डिटेल में आपसे रामसर साइट डिस्कस की हुई है। रामसर साइट को बिल्कुल मत भूलिए, हमेशा एनवायरमेंट इकोलॉजी में क्वेश्चन आता है। क्या होकेरा वेटलैंड पंजाब में लोकेटेड है? क्या कजली लेक गुजरात में लोकेटेड है? और क्या कबरताल वेटलैंड राजस्थान में लोकेटेड है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपसे पूछा है विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। क्या होकेरा वेटलैंड पंजाब में है? बताइए। नो, जम्मू एंड कश्मीर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैच करिए हमेशा। क्या कजली वेटलैंड गुजरात में लोकेटेड है? कजली इज लोकेटेड इन पंजाब। क्या कबरताल वेटलैंड राजस्थान में है? नो, इट इज लोकेटेड इन बिहार, ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, मैच करने पर तीनों ही गलत आए। इसमें पूछा है नॉट करेक्टली मैच, तीनों ही गलत हैं, ठीक है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सो
42 हो गई हैं रामसर साइट। यस, वो जो कन्फ्यूजन था मुझे आज भी वो बताना है, मैं तो भूल गया था वो बात, ये मैं आपको जरूर बता दूंगा। हॉकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर, कजली वेटलैंड पंजाब, कबरताल वेटलैंड बिहार। सभी वेटलैंड को अपने स्टेट के साथ में जरूर मैच कीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया कंटेंट। आई थिंक आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर्स जरूर मेल कर दीजिए। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।